हेलो बच्चों, केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर था केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का जो कि सॉल्यूशन था, उसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन किया था। अब इसके आगे उसके कुछ इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का जो न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का ही मैं पिक कर लेता हूँ कि ये एग्जाम्पल नंबर 1.6 होगा। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल नंबर 1.6 ये न्यू बुक में होगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या है, ये कहता है 1.6 है, कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। ठीक है ना, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, ये एग्जाम्पल है 1.6। ठीक है ना, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ठीक है ना, तो ये जो आपको दिया गया है वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का दिया हुआ है ना, तो प्योर का मतलब ऑलवेज क्या होता है भाई, प्योर का मतलब होता है कि नॉट। ठीक है ना, इसको P1 नॉट, और ये प्योर बेंजीन के लिए है, और इसका वेपर प्रेशर कितना गिवन है, 0.850 बार। ये इसका प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है। फाइनली वो आगे बोलता है कि अ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 पॉइंट ग्राम ऑफ बेंजीन। तो देखो, अब यहाँ पर आगे उसने सॉल्यूट का वेट दे रखा है, ये कितना दे रखा है, बोल रहा है कि 0.5 ग्राम जो सॉल्यूट है इसको क्या कर रहा है, वो बेंजीन में डाल रहा है, जिसका बेंजीन का जो वेट है वो है 39 ग्राम। तो W1 जो होगा, W1 जो होगा ये मुझे गिवन है 39.0 ग्राम। ठीक है, अब ये W1 को मैं थोड़ा कैपिटल बनाऊंगा और जो सॉल्यूट होगा उसको स्मॉल बनाऊंगा, ताकि इसमें डिफरेंस समझ में आए। और इसके साथ ही मोलर मास ऑफ बेंजीन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेंजीन की बात कर रहा है, तो बेंजीन बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, और इसका अगर मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे तो मोलर मास कैलकुलेशन जो होगा 6C6H है ना, ये हो जाएगा। अब देखो C12 होगा और H1 होगा, दैट इज़ ये कितना हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा कितना 6, तो ओवरऑल कहने का मतलब है 78 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास होगा। ठीक है ना, तो आगे उसने ये बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इसको फाइंड करना है। ठीक है ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, देन इज 0.845 बार। व्हाट इज द वो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, देन इज सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है कि जब भी आप सॉल्यूट को सॉल्यूट यानी कि जो भी सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट दिया है उसको आप सॉल्वेंट यानी कि बेंजीन में जैसे ही डालते हो तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा ये दिया हुआ है। तो इसको जस्ट सपोज मैंने क्या कर लिया, इसको मैंने P1 ले लिया। ठीक है ना, सॉल्यूशन क्या ले लिया, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो हमारे पास कितना दिया है, P1 सपोज कर लेंगे, और यहाँ पर ये मुझे दिया हुआ है कितना रिड्यूस हो जाता है, 0.845 बार, ये इतना रिड्यूस हो जाता है, तभी तो लोवरिंग होगा ना। देखो प्योर बेंजीन का इतना था, जैसे ही उस प्योर बेंजीन में हमने क्या किया कि सॉल्यूट को डाल दिया, प्योर बेंजीन में सॉल्यूट को डाल दिया, तो मेरा क्या हुआ कि वो जो बेंजीन यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन दिस सॉल्यूशन वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया, और इतना पहुंच गया, है ना। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि हमारे पास पहले एक बेंज एक सॉल्वेंट था, एक सॉल्वेंट था विच इज़ बेंजीन, है ना। तो बेंजीन शुरुआत में जब लिया गया तो उसका वेपर प्रेशर जो था इतना था, बट जैसे ही इसमें एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया गया, तो सॉल्यूट को मिक्स करते ही जैसे ही सॉल्यूट इसमें डिज़ोल्व होगा तो ये सॉल्यूशन बनाएगा। तो उस सॉल्यूशन के इनसाइड सॉल्वेंट का अब जो वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर तो ये था सॉल्वेंट का, सॉरी ये था वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का प्योर वाला। अब जैसे ही सॉल्यूट अगर आप डालोगे तो उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट यानी बेंजीन का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.845।
क्योंकि सॉल्यूट के डालने से आपको पता होना चाहिए कि जो सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है, यानी कि लोअर हो जाता है। दैट्स वाई इस टॉपिक को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो फाइनली मुझसे पूछ रहा है मोलर मास क्या होगा उस सॉल्यूट का, उस सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा ये मुझे बताना है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको इसका फार्मूला बताया भी था, तो ये जैसे कि आपको ऊपर दिख भी रहा है, ये फार्मूला मैंने प्रीवियस उसमें बताया था लेक्चर में, वीडियो में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे डेल्टा P1 आपको दिख रहा है, डेल्टा P1 बाई P1 नॉट और इक्वल्स में W2 इंटू M1 होगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और W1 होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और M2 होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है मुझे, देन उसको वो करना है, सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर क्या है, डेल्टा P1 बाई P1 नॉट इक्वल W2 M1 बाई W1 M2, ये फार्मूला था। अब इसमें देखो चेंज इन वेपर प्रेशर कितना आ रहा है, इसको हम चाहे तो डायरेक्ट निकाल ले, चाहे तो यहाँ फार्मूला रख के भी निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि डेल्टा P1 निकालता हूँ। तो डेल्टा P1 का मतलब है P1 नॉट प्योर का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है, यानी कि सॉल्यूट को डालने के बाद उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर P1। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये मुझे दिया हुआ है 0.850 प्योर वाला, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है 0.845 ये दिया हुआ है। प्योर वाला देखिए ये दिया हुआ है, और सॉल्यूशन वाला आपको वेपर प्रेशर ये दिया हुआ है, दोनों यहाँ पे रख दिया। तो आपका डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आ जाएगा 0.005, इतना प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा बार का। तो अब मुझे क्या करना है, इसको इतना वेपर प्रेशर का डिफरेंस आएगा, तो इसको मुझे क्या करना है कि मेन फार्मूले में रख देना है। ठीक है, तो अगर मेन फार्मूले में रखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 0.05 बाई, और अपॉन में क्या है P1 नॉट, यानी कि जो प्योर वाला वेपर प्रेशर है विच इज़ 0.850, और इक्वल में क्या होगा W2 मुझे कितना गिवन था 0.5, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, आप देख ही रहे हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई M1 मतलब जो सॉल्वेंट है उसका मोलर मास, जो कि हमने कितना फाइंड किया है 78, बाई W1 है वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ गिवन है 39, और M2 हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो डेसिमल शिफ्टिंग करोगे तो 1 2 3 शिफ्टिंग की, तो नीचे से भी 1 2 3, तो ऐसा हुआ कि इसमें से कोई भी ज़ीरो इंक्रीज़ नहीं होगा। तो ओवरऑल आएगा कितना 5/850, और इक्वल में कितना आ जाएगा। अब यहाँ से देखो एक डेसिमल शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, तो यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा 1 के साथ नीचे। अगर हम ऊपर शिफ्टिंग करते हैं तो नीचे बढ़ता है, नीचे शिफ्टिंग करते हैं तो ऊपर बढ़ता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 78/39 मल्टीप्लाई ये वाला 10। ठीक है ना, और M2 हमें फाइंड करना है। तो अगर आप यहाँ से चेक करोगे तो 5 से ये आपका ये 5 कैंसिल कर दो। ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और 39 से अगर आप देखोगे तो ये 2 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो M2 मुझे कैलकुलेट करना है, तो M2 मेरा क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, तो M2 मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, और मुझे पता है इधर 2 बचा हुआ है, और 85 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 to 10 हो जाएगा, 1 8 to 16 117 हो जाएगा। तो 170 जो होगा ग्राम पर मोल, ये सॉल्यूट का मोलर मास आएगा। ठीक है ना, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे सॉल्व करने पर, तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, 39 से 78 2 टाइम्स में गया, और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो M2 क्या होगा इधर आ जाएगा, और M2 को ऐसे लिखेंगे, और 85 को उधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में, 2 के मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई 85 जो होगा वो आपके पास कितना आ रहा है 170 ग्राम पर मोल, और यही मोलर मास है सॉल्यूट का। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना था, इसी मोलर मास को फाइंड करना था।
तो इस तरह से हम क्या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से जाएंगे तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देखो इसका क्या मतलब है। देखो अगर हमारे पास क्या है कि फर्स्ट टॉपिक था हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर लो हो रहा था। अगर मैं इसको थोड़ा सा समझूं तो मुझे क्या पता है कि जैसे ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, तो ये प्योर सॉल्वेंट है और इस प्योर सॉल्वेंट को, तो आपको पता है कि जब मैं हीट करूँगा तो हीट करने पर ये प्योर सॉल्वेंट इजीली वेपराइज होगा और इसका वेपर जल्दी से जल्दी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर इसको हीट करेंगे तो मिनिमम, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है तो एक मिनिमम टेम्परेचर पर ही ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और अगर वो बॉयल होगा तो उसमें से वेपर प्रेशर जो होगा आपका बहुत ज़्यादा बनेगा, है ना। वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा बनेगा प्योर सॉल्वेंट के लिए। बट अगर हम इसी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में एक अगर सॉल्यूट इसमें मिक्स कर दें तो सॉल्यूट के मिक्स करने पर देखो प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। और जैसे ही सॉल्यूट इसमें डालेंगे तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं इसमें जब डिज़ोल्व होंगे तो ऑब्वियस है कि इम्प्योरिटी आ जाएगी, है ना। तो जब इम्प्योरिटी आएगी तो ये जो प्योर सॉल्वेंट है इसका जो वेपर प्रेशर है वो थोड़ी देर में बनेगा, क्योंकि उसको बॉईल करने में टाइम लगेगा, क्योंकि सॉल्यूट मिक्स हो गया है। और जब अगर सॉल्यूट या इम्प्योरिटी कुछ भी मिक्स होगी तो उस प्योर सॉल्वेंट को बॉईल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर उसको बॉईल होने में टाइम लगेगा तो ऑब्वियस है कि उसका वेपर प्रेशर भी कुछ देर बाद बनेगा, और अगर कुछ देर बाद बनेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा कम भी बनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना कि सॉल्यूट के मिलाने से आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये मैंने रिलेशन बताया भी था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है, कि अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा। यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं था, दैट्स वाई उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था। तो लॉजिक आपको यही समझना है। तो जैसे कि फर्स्ट टॉपिक में मैंने बताया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में यही होता है कि जब हम सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है। क्यों डाउन हो जाता है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ना। तो ऐसा है। अब इसमें यही है कि अगर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर लो हो रहा था तो वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट कर जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इस टॉपिक को नाम दिया जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इससे होता क्या है कि जैसे हम सॉल्यूट डालते हैं और जितना, देखो सॉल्यूट को डालने का मतलब है उसके कितने मोल्स हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। मोल्स यूज़ कर रहे हैं और मोल्स का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन कितना हमारा हो रहा है उसमें, है ना, सॉल्यूट का, ठीक है, मोल फ्रैक्शन कितना हो रहा है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्यूएंट के मोल फ्रैक्शन के साथ हम सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब है जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा तो उससे हमारा क्या होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो इस चीज़ को भी हमको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब देखो अगर मैं इसका ग्राफ को प्लॉट करूँ थोड़ा सा तो आपको क्या समझ में आता है कि ग्राफ कुछ ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल अगर मान लो कि टेम्परेचर को शो कर रहा है, ठीक है, ये टेम्परेचर को शो कर रहा है, वो भी केल्विन में, ठीक है ना। और इधर क्या है, ये वेपर प्रेशर को शो कर रहा है, वर्टिकल जो है वो वेपर प्रेशर को शो कर रहा है, ठीक है। तो जो वेपर प्रेशर है इसको मुझे एटीएम में या फिर बार में लेना होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक एटीएम मैंने ले लिया इसका, ये 1 एटीएम मैंने दिखा दिया इसका वेपर प्रेशर है, ठीक है। अब मुझे पता है इसका ग्राफ मुझे जब प्लॉट करना है तो मेरे पास क्या होगा, एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्वेंट को मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह से ले सकता हूँ, और सॉल्वेंट को मैं ऐसे ले सकता हूँ और जो सॉल्यूशन होगा उसको मैं ऐसे लूँगा, ठीक है। तो अगर आप देखो दोनों के लिए, इन दोनों के लिए, ये सॉल्वेंट के लिए है
पहला वाला, और ये है सॉल्यूशन के लिए कर्व। तो अगर आप यहाँ पे देखो दोनों के लिए जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर मैंने सेम रखा है, तो ये सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर 1 atm है, तो उसको इस ए पॉइंट को मैं कंसीडर करूँ तो देखिए ये वेपर प्रेशर वाला पार्ट इस सॉल्वेंट के कर्व को यहाँ ए पर कट कर रहा है, और इस पर इसकी टेम्परेचर कितनी रिक्वायरमेंट है, अगर आप ध्यान से देखो नीचे आओ तो टेम्परेचर ये इतनी रिक्वायरमेंट है ना। सिमिलरली सॉल्यूशन को अगर देखो तो इसी 1 atm पर सॉल्यूशन ये कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पर, और इसमें कितनी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है देखो भाई, तो ये टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है कुछ इतनी, है ना। तो ये, तो अगर आप ध्यान से देखो कि जो सॉल्वेंट है सेम प्रेशर पर सॉल्वेंट का टेम्परेचर थोड़ा कम है और सॉल्यूशन का टेम्परेचर देखो थोड़ा सा ज़्यादा है सेम प्रेशर पर। तो इसका मतलब यही समझ में आता है कि जैसे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा ना, तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। और इस कर्व को आपको इसके पास नहीं बनाना है, वाई एक्सेस के पास नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो अगर आप वाई एक्सेस के पास बनाओगे तो इसका मतलब टेम्परेचर ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो पर कोई बॉयल नहीं होता है ना, वहाँ पे तो फ्रीज़ होता है, ठीक है ना। तो ज़ीरो के आसपास क्या होता है कि जैसे जस्ट सपोज मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, तो वो ज़ीरो के आसपास तो क्या हो जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये जो कर्व होगा ये थोड़ा सा एक डिस्टेंस पे बनाना होगा फ्रॉम दी वाई एक्सेस। तो आई होप ये ग्राफ समझ में आया होगा। तो आप देखो प्योर सॉल्वेंट के लिए जो टेम्परेचर यहाँ पर है, सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर यहाँ पर है, यानी कि जो गैप आ रहा है दिख रहा है ना, टेम्परेचर गैप, तो इसको मैं बोलूँगा क्या, डेल्टा टी वी। अब यही जो होगा ये बॉइलिंग डिफरेंस आया है, बॉइलिंग डिफरेंस, टी वी का मतलब है टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग, तो ये बॉइलिंग डिफरेंस इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि ये जो बॉइलिंग डिफरेंस है ये होगा क्या एग्जैक्टली कि अगर मैं देखूं कि डेल्टा टी वी जो बॉइलिंग डिफरेंस है ये मेरे पास क्या होगा, देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है तो इसलिए उसका टेम्परेचर पहले लेंगे सॉल्यूशन का, देन उसके बाद मुझे क्या करना है, प्योर वाले का लेना है। तो जस्ट सपोज कि जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है टी बी और प्योर वाले का जो टेम्परेचर है टी बी नॉट, क्या है, टी बी नॉट प्योर वाले का। तो इसलिए जो डिफरेंस होगा टेम्परेचर का वो होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग और माइनस किसका, सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर और जो प्योर सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर, इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब हमारा ये डेल्टा टी बी निकल कर आएगा। अब देखो डेल्टा टी बी में अगर हम ध्यान से देखें, अभी मैंने जस्ट आपको समझाया था कि क्या होता है, मैंने अभी जस्ट समझाया था आपको कि क्या होता है, कि मैंने बताया था कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ये देखिए डेल्टा टी बी जो आया है, मैंने बताया था ना कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है, क्योंकि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन वहाँ पर ज़्यादा इंक्लूड हो जाते हैं, जितना ज़्यादा इंक्लूड होगा तो उतना ही उसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर सॉल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन है जितना ज़्यादा उसमें सॉल्यूशन में क्या होंगे, इंक्रीज होंगे या इंक्लूड होंगे, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो डेल्टा टी वी जो आएगा यानी कि चेंज इन बॉइलिंग डिफरेंस जो आएगा वो ऑलवेज किसको मैटर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो x2 के, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो अगर आप इसको यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो डेल्टा टी वी जो होगा यहाँ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हटेगा, और यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने पर इक्वल और एक कांस्टेंट के बॉइलिंग आ जाएगा। अब देखो ये जो आया है ये एक फार्मूला होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर जो के बी है, यहाँ पर जो के बी है वो हमारा बॉइलिंग कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो के बी है ये क्या होगा, बॉइलिंग कांस्टेंट होगा। इसके लिए हम इसको अलग अलग नेम दे सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इनमें से कुछ भी दे सकते हैं, या बॉइलिंग कांस्टेंट भी आप दे सकते हो। इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है इवेलियोस्कोपिक, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। और इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं मोलल
एलिवेशन कांस्टेंट, है ना, इसको ये भी बोल सकते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इन शॉर्ट इसको बोला जाता है इब्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसको ये भी बोला जा सकता है कि इब्यूलियो स्कोपिक कांस्टेंट। तो आप सिंपल सा बॉइलिंग कांस्टेंट याद रखो, ज़्यादा डिफिकल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपके पास क्या पॉइंट आता है वो देखिए। ओह सॉरी, यहाँ पर मैंने x2 ले लिया, ये x2 नहीं होगा, ये x2 तो उसके अंदर आएगा, वो क्या होगा, सॉरी x2 नहीं होगा, ये एक्चुअली x2 जो आएगा किसके अंदर आएगा, ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मुझे यहाँ मोलैलिटी लिखना था, मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पर मोल फ्रैक्शन लिख दिया। तो ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m के, ठीक है ना, क्योंकि m के अंदर ही आपका x आ जाएगा x2, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे उसमें, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो कि डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, सॉरी वो मैंने x2 लिख दिया, वो तो हेनरी लॉ में होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, ये मोलैलिटी होती है, ठीक है ना, मोलैलिटी, ठीक है। तो ये आया। अब मुझे पता है कि सिंस जो यहाँ पे m आया यानी कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये था ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, इन केजी, है ना। और अगर ये केजी में नहीं है यानी कि ग्राम में है, तो यहाँ पर ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर देते थे, 1000। तो अब मैं यहाँ से अगर कंसीडर करूँ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा क्या, मोल्स होगा आपके पास वेट ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं लिखूँगा W1, ठीक है। और अगर ये W1 ग्राम में है तो यहाँ पर लगा दूंगा 1000, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पर आ जाएगा W2 बाई M2 और W1, ठीक है ना, और इंटू 1000, ये आ जाएगा मोलैलिटी। क्या आ जाएगा, मोलैलिटी। अब इस मोलैलिटी को मुझे क्या करना है कि इस इक्वेशन में रख देना है। तो इसको मैं अगर फर्स्ट कंसीडर करके चलता हूँ तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में अगर डेल्टा टी बी अगर आप देखने जाओगे तो ये आ जाएगा के बी, और m की प्लेस पर ये पूरा आ जाएगा मोलैलिटी का फार्मूला। तो ये आ जाएगा W2 1000 बाई M2 W1। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो डेल्टा टी बी यानी कि जो आपका बॉइलिंग डिफरेंस है उसका फार्मूला फाइनली हमको ये मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको बस ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से इसके न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे। अब इसी पार्ट में मैं डिप्रेशन को भी कर देता हूँ, क्योंकि डिप्रेशन भी जो होता है वो बिल्कुल एलिवेशन जैसा ही होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को मैं एक साथ यहीं पे बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा हमारे पास, देखो इसका भी पूरा फॉर्मूला यही होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी हम ये वो करते हैं ये किसके लिए होता है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होगा, ठीक है ना, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। ये भी थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होगा। देखो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का भी फार्मूला बिल्कुल यही होगा। कैसे होगा कि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो डेल्टा टी एफ बिल्कुल ऐसे ही प्रूव करना है, सब कुछ ऐसे ही होगा, बस टी बी की जगह टी एफ आ जाएगा और यहाँ के एफ आ जाएगा फ्रीजिंग कांस्टेंट, और W2 मल्टीप्लाई 1000 बाई नीचे M2 इंटू W1, ठीक है। तो डिप्रेशन का भी यही होगा फार्मूला, ठीक है ना, सेम फार्मूला
बट यहाँ पर क्या होगा कि फ्रीजिंग कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ये फ्रीजिंग कांस्टेंट है, जिसको फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो, इसको फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हो, है ना, ठीक है। तो फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट इसको बोल सकते हो, या फिर इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो ये आप इजी सी चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। तो अगर आप बोलना चाहो तो इसको क्रायोस्कोपिक भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो क्रायोस्कोपिक, ठीक है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हो, क्रायोस्कोपिक बोल सकते हो, ठीक है ना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो, बट फार्मूला सेम ही होता है, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। ये भी मतलब इसमें भी जो डिप्रेशन में जो टेम्परेचर चेंज होता है वो भी किस पर डिपेंड करता है, मोलैलिटी पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसको अगर हम थोड़ा सा ग्राफ से समझेंगे तो क्या समझ में आता है वो देखिए। अब मुझे पता है इधर तो टेम्परेचर केल्विन में लेना ही है ना, ये केल्विन में लेना है। इधर वेपर प्रेशर आपको लेना हुआ है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वेपर प्रेशर इधर लेना है। अगर मैंने क्या किया कि एक कोई लिक्विड है, अगर एक कोई लिक्विड है जो कि किस कंडीशन में, फ्रोज़न कंडीशन में, फ्रोज़न मतलब कि वो जमा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको मैं फ्रोज़न कंडीशन को दिखा सकता हूँ, इस कर्व को। तो ये हो जाएगा क्या, फ्रोज़न सॉल्वेंट, इसको सॉल्वेंट बोलूँगा लिक्विड को ना, फ्रोज़न सॉल्वेंट। अब मुझे पता है कि अगर हमारे पास प्योर लिक्विड है यानी कि प्योर सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है, तो दोनों में क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो कि प्योर वाला ये है, ठीक है ना, और जो सॉल्यूशन वाला है वो ये है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये सॉल्वेंट हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता है कि अगर आप क्या करते हो कि प्योर, अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना कि अगर आपके पास एक कंटेनर है उसमें लिक्विड है, यानी कि जस्ट सपोज ये वाटर है, तो वाटर जो है अगर आप इसको फ्रीज़ करो, है ना, तो ये क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा फ्रीज, है ना। बट अगर हम इसी वाटर में क्या कर दें कि सॉल्यूट मिक्स कर दें, तो सॉल्यूट मिक्स करने पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सॉल्यूट मिक्स करने पर ये क्या होगा कि इसको फ्रीज़ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम लगने का मतलब क्या है कि आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट जो सॉल्यूशन बनेगा, है ना, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाएगी, तो सॉल्यूशन जो बनेगा उसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाएगी, तो इम्प्योरिटी के आने से इसको फ्रीज़ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फ्रीज़ होने में टाइम लगने का मतलब है अभी जो प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा था, फ्रीज़ हो रहा था, अब वो क्या होगा कि माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। तो जस्ट सपोज -2 में टेम्परेचर चला जाता है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सॉल्यूट का जो टेम्परेचर, जो सॉल्वेंट का टेम्परेचर होगा फ्रीजिंग के लिए, वो थोड़ा सा आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर कंपेयर जब करेंगे उससे, आप सॉल्वेंट से, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दैट्स वाई देखो ये जो ग्राफ दिख रहा है इसमें सॉल्यूशन का जो ये कर्व है, देखो ये जो सॉल्यूशन का कर्व है, देखो इस फ्रोजन सॉल्वेंट को किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कट कर रहा है, और अगर इसका टेम्परेचर देखा जाए तो ये यहाँ पर है, और अगला जो प्योर सॉल्वेंट है वो यहाँ कट कर रहा है। तो इसको अगर हम टेम्परेचर देखें तो ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा ये। तो अगर आप देखो इन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है विच इज़ डेल्टा TF, वो आपका ऐसा आएगा, है ना। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो डिप्रेशन आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में वो भी हमारे पास सेम ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो सोल्यूशन होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर कम चाहिए होगा, और उसके, और जो प्योर होगा उसको कम मतलब वो क्या होगा कि वो एक मिनिमम टेम्परेचर पर ही जम जाएगा, और जो सोल्यूशन होगा उसके बाद उसको फ्रीज़ होना पड़ेगा, ठीक है ना, वो फ्रीज़ होगा। तो ये पूरा फार्मूला इसका सेम है,
ठीक है ना, पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, बस ये ग्राफ का डिफरेंस था जो कि मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ग्राफ को पिक कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से जो ये वाला होगा, सीधी सी बात है, ये पॉइंट आपका जो देखो ये टेम्परेचर जो दिखा रहा है, ये किसको दिखाएगा, ये दिखाएगा टेम्परेचर फ्रीजिंग प्योर के लिए, और ये वाला किसको दिखाएगा, टेम्परेचर फ्रीजिंग। इसी तरह से वो बॉइलिंग पॉइंट में भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप ये ग्राफ समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और उससे जाने से पहले, मतलब लेक्चर क्लोज करने से पहले, मैं लास्ट कुछ फार्मूला और बता देता हूँ, दो जो रिक्वायर्ड फार्मूले हैं। जैसे कि अगर आप क्या करते हो कि KF यानी कि फ्रीजिंग कांस्टेंट फाइंड करते हो, तो इसके लिए अगर ये गैसियस उसमें है कंडीशन में, देखो अभी तक जो मैंने बताया उसमें आपके पास क्या था, ये आपके लिक्विड फेज में थे, ठीक है ना, ये आपके क्या थे, लिक्विड फेज में थे। अगर आप मान लो कि ये वेपर यानी कि गैसियस फेज में होंगे, तब क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे, अगर इसमें गैसियस फेज का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो KF जो होगा फ्रीजिंग कांस्टेंट, इसके लिए M1 मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और TF स्क्वायर और बाई 1000 और मल्टीप्लाई डेल्टा फ्यूज़न, ठीक है ना, डेल्टा फ्यूज़न, ठीक है ना। तो फ्यूज़न, फ्रीजिंग का मतलब होता है फ्यूज़न, मतलब लिक्विड टू सॉलिड में जाना इज़ फ्यूज़न। तो यहाँ पर जो हीट ऑफ फ्यूज़न, एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न हम यूज़ करेंगे, और R क्या होगा, ये गैस कांस्टेंट होगा, गैस कांस्टेंट, क्योंकि गैसियस फेज के लिए मैं समझा रहा हूँ गैस कांस्टेंट। अगर ये गैसियस फेज के लिए आता है तो उस केस में आप गैस कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली आपका जो सेकंड जो होगा बॉइलिंग कांस्टेंट, वो आपके पास हो जाएगा R/M1, ठीक है, और TB स्क्वायर अपॉन 1000 मल्टीप्लाई डेल्टा वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये दो एक्स्ट्रा फार्मूले हैं जो आपको गैसियस कंडीशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, गैसियस वेपर कंडीशन के लिए आप ये दो फार्मूले यूज़ कर सकते हो, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं, चलिए, थैंक यू।